क्या हाल है साथियों। मैं विकास सोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। 27 अप्रैल का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे आज हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। फ्री वाला जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पे सारे नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं यूपीपीएससी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए 9650347272 पे आप लोग बात कर सकते हैं। जो आज के हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी पीपीएससी अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। पहला है आई क्रिएट। देखिए गुजरात की जो ये एक है सिस्टम है आई क्रिएट, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी। ठीक, इंटरनेशनल सेंटर एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता और टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी। इसने अभी जो है समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू साइन किया है CSIR, जो कि भारत की R&D की जो है सबसे प्रीमियर बॉडी है, सबसे ऊंची बॉडी है। CSIR क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इन दोनों के बीच में एमओयू हुआ है। एमओयू क्या हुआ है भाई साहब? जो भी स्टार्टअप्स हैं, ठीक, उनको जो है टेक्नोलॉजी के जरिए उनको जो है बढ़िया से जो है सपोर्ट करना, यही से सारी चीज़ें जो है, जो भी एंटरप्रेन्योर नए हैं, इनोवेटर्स हैं, उनको जो है सपोर्ट करने का काम जो है इसके थ्रू किया जाएगा। सपोर्ट सिस्टम एक बनाया जाएगा। ठीक, हाईटेक स्टार्टअप इसके जरिए बनाए जाएंगे भारत में। बस इतना समझ लो। आई क्रिएट गुजरात गवर्नमेंट का है ये, और आपका गुजरात का फ्लैगशिप है ये। आई क्रिएट क्या फुल फॉर्म है? एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी। ये ऑटोनोमस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है गुजरात गवर्नमेंट का, और इंडिया का लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन है जो स्टार्टअप को ट्रांसफॉर्म करता है कि उनका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? अहमदाबाद में, देव ढोलेरा में लोकेटेड है ये। 412 इनोवेशन और 30 से ज़्यादा पेटेंट अभी तक करवा चुका है। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका ये तारा यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित है। एपिसोडिकली यानी एपिसोड होता है ना 1 2 3 4, वैसे एपिसोडिकली जो है एक्रिएटिंग यंग स्टार। ये बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ जो है स्टार होता है। ठीक, एक्रिएटिंग मतलब कुछ इकट्ठा कर रहा है, इकट्ठा करता जा रहा है। और ये अभी भारत में, भारत के जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने जो है इसको ऑब्जर्व किया है एरीज में। ठीक, कहाँ के एस्ट्रोनॉमर है भारत वाले? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस। ठीक, इसमें जो एस्ट्रोनॉमर उन्होंने अभी गैया 20EAE, बहुत ध्यान से याद करो, गैया, ठीक, GAIA 20EAE, इसको जो है ऑब्जर्व किया है। और ये एक तरीके का एपिसोडिकली एक्रिएटिंग यंग स्टार है, यानी कि थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करता रहता है अपने आसपास के जो भी है चीज़ें हैं, उससे जो गैस है, डस्ट का जो भी ट्रायंगुलर वो सॉरी रेक्टेंगुलर बना, वो सॉरी सर्कुलर बना रहता है। जैसे ये प्लैनेट है, इसके जो इर्द गिर्द ऐसे बना रहता है ना ये सर्कुलर, इससे थोड़ा थोड़ा जो है डस्ट गैस जो है ये अपने में एक्रीट यानी इकट्ठा करता रहता है एपिसोडिकली। कभी कभी ज़्यादा करता है, कभी कम करता है। और ये यंग स्टार है, मतलब कि स्टार बन रहा है अभी, ये तारा बन रहा है। ठीक है, तो इसका क्या नाम है? GAIA 20EAE। किसने जो है इसको ऑब्जर्व, कहाँ के इंडियन एस्ट्रोनॉमर ने ऑब्जर्व किया? एरीज। एरीज क्या है? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस। ठीक, ये एक ऑटोनोमस यानी कि स्वायत्त जो है, स्वायत्त संस्था है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ठीक दोस्त, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और नया नया मेंबर इन्होंने इसका जो है खोजा है, अभी ऑब्जर्व किया है। बहुत ही दुर्लभ होता है ये यंग स्टार एपिसोडिक जो है एक्रीशन वाला। और ये काफ़ी हेल्प करेगा कि स्टार कैसे बनता है, प्लैनेट कैसे बने थे, यही सारी चीज़ें हर जगह होती है। इसमें जो इनका प्रोसेस है वो क्या है कि ये इनका मास जो होता है, द्रव्यमान बहुत कम होता है। ठीक, और इसमें अभी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की फ्यूज़न जो होती है, बॉन्डिंग जो होती है, वो अभी चालू नहीं हुई है। अभी सिर्फ ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपस में सारी चीज़ें जुड़ रही हैं और ड्यूटेरियम का फ्यूज़न हो रहा है। ठीक, ये स्टार बनने की प्रक्रिया में पहले कुछ जो है वो होते हैं प्रोसेस, वो अभी इसमें चल रहा है। ठीक, और धीरे धीरे अपना जो आसपास का डिस्क शेप का जो गैस और डस्ट का रीजन है, उससे कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा मास जो है खींचता रहता है। ठीक, ये जो प्रोसेस होता है इसका मास एक्रीशन का, इसको फ्रॉम द सर्कमस्टेलर डिस्क ऑफ द स्टार, सर्कमस्टेलर डिस्क ऐसे जो बना होता है को। ठीक, तो ये कुछ मतलब 25 जो है अभी तक इस तरीके के रेयर ग्रुप अभी तक देखे गए हैं सिर्फ। ठीक, गैया याद रखना, GAIA
ठीक, और 2AEA क्या था फुल फॉर्म, 20EAE, ठीक, याद रखना। थोड़ा तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का था इसलिए थोड़ा इसमें टाइम लेना पड़ा। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित अगला टॉपिक जो है वो है इमैनुअल मैक्रोन, ठीक, फ्रेंच जो है ये प्रेसिडेंट है, ये री इलेक्ट हो गए हैं, ठीक। तो काफ़ी खुशी है बाकी पूरे यूरोप में, क्यों? क्योंकि जो इनके सामने लड़ रही थी फ्रेंच के प्रेसिडेंशियल का इलेक्शन वो थी मैरीन ले पेन, ठीक। तो ये कह रही थी कि हम जो है रिव्यू करेंगे भाई साहब कि हमको जो है यूरोपियन यूनियन में रहना है, नाटो में रहना है, कि जर्मनी में के साथ संबंध कैसे है, इसका रिव्यू करेंगे। तो अभी फ़िलहाल यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है, नाटो वाटो जो है थोड़ा ये अगर आ जाती मिस ले पेन तो थोड़ा सा और कमज़ोर होता। तो अभी और फ्रांस चूँकि पूरे यूरोप में अकेला एक न्यूक्लियर पावर है ना, मतलब वैसा देखा जाए तो इसलिए थोड़ा सा ये मैक्रोन फिर से जीत के आ गए तो अच्छी बात है। सामने कौन लड़ रही थी? मिस ले पेन, हो सकता नाम पूछ ले तो याद रखिएगा, ठीक। और थोड़ा सा ये भी देखा गया कि मिस ले पेन जो है ये क्रेमलिन यानी कि रशिया के थोड़ी सी करीबी मानी जा रही थी। अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज़ पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी इशू संबंधित डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020। जो रक्षा से संबंधित जो भी इक्विपमेंट है, आर्मामेंट है जो भी है, उनका अधिग्रहण, ठीक। और अधिग्रहण में मैंने इससे पहले भी पढ़ाया आपको, मोड 1 होता है, मोड 2 होता है, ठीक। तो इन सब में मेन फोकस क्या है कि भाई साहब इंडियनाइजेशन किया जाए, जो भी ये रक्षा से संबंधित जो भी इक्विपमेंट ये सारी चीज़ें हैं भारत में भारतीय घरेलू जो है उद्यम ही इसको बनाए, इस पे फोकस है। तो अभी कुछ संशोधन किए गए, संशोधन के लिए कौन भैया अप्रूव करता है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल परिषद जो है वो अप्रूव करता है, उसने अप्रूव किया था। इसमें यही है कि जो भी डिफेंस सर्विसेज हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, इनकी जो भी चीज़ें हैं मॉडर्नाइजेशन करो और सारी चीज़ें इंडिजिनियसली ही मतलब प्रोक्योर करनी है, भारतीय स्वदेशी ही करनी है, आत्मनिर्भरता इसमें आनी चाहिए, ठीक। इंपोर्ट मान लो कभी कभार कहीं किसी सूरत में करना भी है तो कैपिटल एक्विजिशन करना भी है तो वो एक तरीके का अपवाद होगा और जिसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा डीएसी यानी काउंसिल से, जो है रक्षा अधिग्रहण काउंसिल परिषद से, या फिर रक्षा मंत्री से, डिफेंस मिनिस्टर से, ठीक है, लेना पड़ेगा। उन्होंने जो रिक्वायरमेंट थी IPBG की, इसको हटा दिया है। अब अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट यहीं बिट सिक्योरिटी के लिए रहेगा। मतलब मान लीजिए कई सारी जो है कंपनियां हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा ना, सिर्फ सरकारी कंपनियां ही नहीं बनाएंगी, प्राइवेट कंपनियां भी इसमें जो है बना सकेंगी, आर्म्स मैन्युफैक्चर, ये सारी चीज़ें कर सकेंगी। तो इसमें क्या है कि एक्सेप्टेंस और नेसेसिटी, भाई डिफेंस के पास, मिनिस्ट्री के पास आप गए, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल पास गए, आपने बताया कि हमको ये चाहिए, आपने मतलब उसका वो निकाल दिया, टेंडर निकाल दिया, ठीक है ना, या फिर जैसे लिस्ट निकाली जाती ना, इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, अभी आप लोग को मैंने पढ़ाया भी था पीछे, 108 करके थी, तीसरी लिस्ट निकाली गई थी। तो उसमें बिडिंग करने के लिए अब ये अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का काम चलेगा। 100 करोड़ से ज़्यादा के जो प्रोजेक्ट है उसमें इसी को बिड सिक्योरिटी माना जाएगा, ठीक है। वो सिंपल चीज़ है। आईडेक्स मैंने आप लोग को पढ़ाया था, आयोडेक्स मैंने कहा था ये आयोडेक्स नहीं है, आईडेक्स है, याद आ रहा है, ठीक। ये क्या चीज़ है ये आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। अब इसका टाइम जो है वो कम हो गया है, 22 हफ्ते तक हो जाएगा, मतलब ये कहने की बात है। और मोड 2 जिसमें मैंने बताया था कि मोड 2 में गवर्नमेंट ऑफ जो होती है भारतीय गवर्नमेंट, ये कोई भी पैसा नहीं लगाती, हाँ, लेकिन ये जो कहती है कि प्राइवेट जो भी प्रोटोटाइप ये सब बनाएगा उसको हम प्रोक्योर जरूर करेंगे, ठीक। तो ये भी जो है सिंगल स्टेज, इसका भी प्रोसेस जो है सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें जो है आपकी डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 में जो संशोधन हुआ है उससे संबंधित थी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमिक्स संबंधित सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। न्यूज़ में क्यों है भाई साहब? अब देखो, सेंट्रल माइन मतलब कोल, ये कोल से संबंधित कहाँ एक्सप्लोरेशन होना है, मतलब कहाँ पे खोदा जाए, मतलब कहाँ पे हो सकता है कोयला, ठीक। एक्सप्लोरेशन कहाँ पे होना है और उसी संबंधित जो है आपका क्या क्या परामर्श है, कंसल्टेंसी कोई करना चाहता है या कुछ है, तो ये सारे काम करता है CMP-DIL, ठीक। और अभी न्यूज़ में ये बताया गया कि ये जो है मर्ज कराया जाएगा, क्योंकि अभी इसकी जो विशेषज्ञता है वो सिर्फ कोल में है, लेकिन चाहते हैं कि ये इसकी विशेषज्ञता जो है को हम मर्ज किया जाए मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ में। मतलब ये भी एक अलग कॉर्पोरेशन है, निगम है, ठीक, जिसकी और भी मतलब मिनरल्स में थोड़ी सी जो है एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी करना है, मतलब उसमें भी थोड़ी इनकी
एक्सपर्टीज़ है, तो दोनों लोग को जोड़ के मल्टी मिनरल जो है ये काम इसमें कराया जाएगा। लेकिन इसमें बस ये कहने वाली बात है कि जो CMPDIL है ये सब्सिडरी रहेगा कोल इंडिया लिमिटेड का ही। ये चीज़ बस इसमें यहाँ पर जो है न्यूज़ में थी, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, ये CMP जो है आपका DIL मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत ही आता है और कोल से संबंधित इसका जो है मेन फोकस है। और MECL जो है इसके बाद डोमेन एक्सपर्टीज़ होती है जो नॉन कोल मिनरल एक्सप्लोरेशन है। तो दोनों लोग मिल जाएंगे तो अच्छी बात है। भारत में जो है सारे कहाँ भैया कौन से मिनरल कहाँ पे हो सकते हैं उन सब के बारे में ज़्यादा जल्दी जो एक्सप्लोरेशन हो पाएगा, वो कंसल्टेंसी भी होगी, तो हमारे यहाँ जो एनर्जी सिक्योरिटी, मिनरल सिक्योरिटी सब चलता रहेगा। अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित नगछला एयरपोर्ट। सिंपल सी एक अगर बताऊँ, नगछला एयरपोर्ट अभी नया बनाया जाना है, ग्रीन फील्ड ये एयरपोर्ट है, यानी कि स्क्रैच से बिल्कुल नया बनाया जाएगा। तो कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है आपकी नगछला कहाँ पर है? मंडी डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में। सिंपल इतनी ही चीज़ समझ लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने जो है अभी समझौता ज्ञापन किया है आपका हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ में कि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाएंगे नगछला मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में। ठीक, इतना बस इतना ध्यान रखो। इसमें ऑलरेडी जो है हिमाचल प्रदेश यार टूरिस्ट लोकेशन है, इसमें ऑलरेडी वहाँ पे 3 एयरपोर्ट है, शिमला, आपका कुल्लू, फिर कांगड़ा। आप लोग को एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि उड़े देश का आम नागरिक वाली जो पहली फ्लाइट चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? इन 3 एयरपोर्ट में से एक है, तो मुझे कुछ याद आया तो मैंने इसलिए यहाँ पे आपसे पूछा है। ठीक है, RCS जो है रीजनल कनेक्टिविटीज़ की, वो कहाँ से कहाँ चली थी सबसे पहली, तो उसको यहाँ पे आप लोग बताइएगा। 3 एयरपोर्ट हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी हैं, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा में। ठीक, ये नगछला मंडी डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा। 5 हेलीपोर्ट है, हेलीकॉप्टर उड़ पाता है, कांगनीधर, आपका शिमला, रामपुर, बद्दी और सासे मनाली में। ठीक, टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सेल्फ एम्पलीफाइंग mRNA वैक्सीन। RNA आप लोग बताया सिंगल स्ट्रैंड होता है, DNA जो है डबल स्ट्रैंड होता है, ATCG वाले बॉन्डिंग बनाता है। ठीक, न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये। और अभी mRNA में मैंने आप लोग बताया है कि ये जो कोविड वाला जो आपका वायरस है ये भी mRNA बेस्ड ही है, RNA बेस्ड ही मतलब वायरस है। ये अपनी जो कॉपियाँ बनाता है उसको चेक नहीं करता है कि सही कॉपियाँ बन रही हैं कि नहीं बन रही, इसीलिए जो है इसका म्यूटेशन हो जाता है। ठीक, सिंपल चीज़ है ये। और अभी इस वाले जो ये जो वायरस मैंने कई बार बताया कि इसमें जो स्पाइक जो कांटे निकले हुए ना, उसी की वजह से ये ज़्यादा आसानी से सेल में प्रवेश पेनिट्रेट कर जाता है और फिर अपने आप को जाके वहाँ पे रेप्लिकेट करता है, कॉपी बनाता है अपनी। ठीक है, तो और जल्दी से बढ़ता रहता है। तो अब इसी फिनोमेना, क्योंकि भाई देखो वैक्सीन का क्या कॉन्सेप्ट क्या है? वैक्सीन का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई साहब आपके अंदर वही वायरस डाला जाएगा बहुत ही मरी पिटी किल्ड कंडीशन में। ठीक, ताकि आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो ट्रिगर हो जाए और आगे से अगर मान लो सेम वो वायरस जो है आपके शरीर में घुसता है तो उस पर और तेज़ी से उसको जो है हमला कर दे। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। तो वही चीज़ है यहाँ पर। अभी सेल्फ एम्पलीफाइंग mRNA बेस्ड वैक्सीन बनाई गई है जो कि खुद ही सेल में जाके फिर मल्टीप्लाई करती है, स्पाइक प्रोटीन बनाती है। स्पाइक प्रोटीन बनाने पर हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो उसको मारती है और फिर आगे ध्यान रखती है भाई साहब आएगी तो उसको जो है उड़ा देंगे। ठीक, इसका नाम क्या है? ARCT-154 mRNA बेस्ड वैक्सीन है, सेल्फ एम्पलीफाइंग है। बस ये इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है क्योंकि ये क्या है कि सेल में जाकर ठीक अपने आप को जो है रेप्लिकेट करता है, ठीक एम्पलीफाई करता है, अपनी कॉपीज़ बनाता है, अपनी बढ़ाता है अपने आप को। तो इससे क्या है, जो डोज दी जा रही है वो भी कम होती है, फिर अंदर जाके ये बढ़ता है अपना। तो अब इसके ट्रायल चलने भाई साहब, ऐसा ना हो कि बढ़ते ही चला जाए। तो ये भी चीज़ें हैं। तो अब देखो मज़े की चीज़ देखो यहाँ पर। ठीक, आर्कटूरस थेरेपेटिक्स होल्डिंग्स ने इसको डेवलप किया है, सैन डिएगो कैलिफोर्निया में बेस्ड है, लेकिन ट्रायल भैया गरीबों पे वियतनामों में हो रहा है। ठीक है, और mRNA बेस्ड वैक्सीन जो है ऑलरेडी हैं भी हमारे पास, फाइजर की है, बायोएनटेक की है, मॉडर्ना की है। ये मैसेंजर RNA को यूज़ करते हैं, स्पाइक प्रोटीन बनाता है कोरोना वायरस का, फिर उसको देख के याद करता है, इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है, आगे से याद रखता है कि आएगा तो फिर से इसको मारेंगे। ठीक, सेल्फ एम्पलीफाइंग का बस ये है कि इम्प्रूवमेंट है आपका ट्रेडिशनल पारंपरिक जो है RNA बेस्ड है। इसमें 4 एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है इन एडिशन टू द वैक्सीन एंटीजन इसमें एनकोड किए गए हैं ताकि जो है सेल के अंतर्गत जाके और तेज़ी से ये अपने आप को रेप्लिकेट कर पाए। स्मॉलर डोज लगेगी, ये थोड़ा सा इसका एक बेनिफिट है। ठीक, वही चीज़ देखिए यहाँ पर भी बताई गई है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटिकल गवर्नेंस एजुकेशनल इश्यूज संबंधित। देखो ऐसा है कि गवर्नर जो राज्यपाल होता है
वो स्टेट में जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनके जो वाइस चांसलर होते हैं, वीसी होते हैं, उनको चुनने का अधिकार जो है गवर्नर का होता है। लेकिन गवर्नर देखा गया है कि बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करता है। जो वहाँ की गवर्नमेंट है, स्टेट राज्यों में गवर्नमेंट है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, जहाँ जो लोग अभी इस इशू संबंधित यहाँ जो बात हो रही है, वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो यहाँ वालों ने देखा कि यहाँ की जो सरकार है उनकी गवर्नर को सुन ही रहा है, अपने मनमानी माफिक जो है वीसी बना रहा है। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर्स ने, कि ठीक है भाई साहब, तुम एग्जीक्यूटिव हो, गवर्नर कौन है, गवर्नर तो कार्यकारिणी का हिस्सा हुआ ना, तुम एग्जीक्यूटिव हो, हम लेजिस्लेचर हैं, हम लॉ ऐसे बना देंगे कि गवर्नर को जो है वीसी बनाने की जो पावर है वहीं खत्म कर देंगे। ठीक, बाद में केस वेस होगा वो देखा जाएगा, अभी तो हमारे पास जो पावर है उसका उपयोग करा जाएगा। ये चीज़ जो है अभी हुई है तमिलनाडु में। उन्होंने 13 स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए जो है कहा है कि वीसी हम चुनेंगे खुद, गवर्नर की पावर फिनिश, नीलबटा सन्नाटा। ठीक, ऐसे ही जो है ये MK स्टालिन है वहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ऐसा बोला। ऐसे ही पहले जो है महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में भी हो चुका है। महाराष्ट्र में 2016 में इस तरीके से बिल लाया गया था, गवर्नर की जो है पोजीशन ख़त्म वीसी चुनने के लिए, और वेस्ट बंगाल ने 2019 में लेके आया था। ठीक, गवर्नर जो है ये कहा जाता है गवर्नर जो है सेंटर के अनुसार काम कर रहा है, अपनी मर्जी दिखा रहा है, तो जो है हम इसको रोकेंगे। और वैसे भी एजुकेशन की मामला है यहाँ पर, एजुकेशन जो है कंकरेंट लिस्ट में है। आर्टिकल नंबर 246 के अंतर्गत शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची। उस समवर्ती सूची में ये होता है कि केंद्र भी और स्टेट के लेजिस्लेचर जो विधायिका है दोनों लोग लॉ बना सकते हैं, तो स्टेट लॉ बना रहा है। लेकिन इसमें बस एक फ़र्क ये होता है, एक चीज़ समझने वाली, कि अगर केंद्र ने यानी कि पार्लियामेंट ने, संसद ने अगर कोई लॉ बना रखा है तो और स्टेट वाले लोग उसको नहीं वो कम कर सकता। यहीं फिर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो केंद्र का यानी कि संसद का कोई जो लॉ है वो इसको सुपर सीड कर जाएगा। बात में ध्यान रखना। ठीक, यहाँ पर ये कहा गया है गवर्नर की पावर छीनने की बात करी गई है, जो उसका गलत दुरुपयोग कर रहा था, ऐसा स्टेट की जो है विधानसभाएं कह रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन, कुरिल आइलैंड। कुरिल आइलैंड भाई साहब क्या है? कुरिल आइलैंड आपका जापान को अगर देखो तो प्रशांत महासागर और सी ऑफ ओखोत्स्क, ठीक है, तो ये सखालिन आइलैंड हो गया, रशिया है। जापान का जो नदन वाला ये टापू जो है आपका, सॉरी नदन वाला टाइको होकाइडो, ठीक, तो इसके ऊपर देखो तो ये 4 आइलैंड्स पड़ते हैं, इसको कुरिल आइलैंड बोलते हैं। तो कई सारी ट्रीटियां हैं, रशिया जापान बताता है कि 19वीं सेंचुरी से ये हमारा पार्ट रहा है। रशिया बताता है कि देखो 1900 याल्टा समझौता हुआ था, पोट्सडम समझौता हुआ था 1991 समझौता, तो उसमें तो भैया जापान ने मान भी लिया था कि जो सॉवरेनिटी है कुरिल आइलैंड के ऊपर वो रशिया की है, यानी कि USSR की है उस टाइम पे, अभी रशिया की है। फिलहाल अभी क्या है कि जापान थोड़ी सॉफ्ट लैंग्वेज काफ़ी टाइम से यूज़ करता रहा, लेकिन अब की बार जो एक ब्लू बुक आती है जापान की डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे के ऊपर, उसमें उसने कहा है कि रशिया ने अवैध कब्जा कर रखा है। ये थोड़ी सी हार्श मतलब कठिन लैंग्वेज इसमें यूज़ करी गई है, कड़ी निंदा करी गई है इसमें। तो कुरिल आइलैंड को बोला है कि जापान ने, कि रशिया ने इसके ऊपर अवैध कब्जा कर रखा है, और ये जो है आपका नदन पार्ट है आपका जापान का। ये चीज़ बस कुरिल आइलैंड की लोकेशन समझ में आ गई। प्रशांत महासागर और सी उसको के मध्य में पड़ता है ये। ठीक, दोनों किसके बीच में ये है? रशिया और जापान के बीच में डिस्प्यूट है। यही सारी चीज़ें पूछेगा बस वहाँ पर। ठीक, और इसके ऊपर वैसे देखा है तो कब्जा रशिया का ही है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से। बाकी कई सारी टीटी हैं, इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में, सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री में याल्टा डिक्लेरेशन एग्रीमेंट, ठीक, जो है इंद्रदेव और वाली अर्जुन देव वाली जो बुक है उसमें देखोगे आप, पढ़ोगे तो पोट्सडम डिक्लेरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेना वहाँ पे। बाकी ये सब कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, लोकेशन पर ध्यान रखना। कमचाटका पेनिनसुला रशिया का है, सखालिन यहाँ पे इंडिया की ऑयल इंडिया जो है अपना, ठीक है ना, ऑयल विदेश लिमिटेड, वो यहाँ पे जो है तेल निकाल रहा है, मैंने आप लोग पढ़ाया भी था। नेक्स्ट टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित। आप लोग बताया कि उर्सुला वॉन देर लेयन रायसीना डायलॉग में जो है चीफ गेस्ट कौन है? यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन देर लेयन। ये देखिए इनकी फोटो है यहाँ पर। मोदी जी देखिए बड़ा शर्मा रहे हैं, ऐसा लग रहा है, देखिए आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? तो ये उर्सुला जी हैं, ये आई हुई हैं। ठीक, उर्सुला है, उर्मिला नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन कमीशन की, उर्सुला वॉन देर लेयन। ठीक, और बस वही सारी बातें हो रही हैं कि रायसीना में आप आई, बहुत अच्छा किया आपने, मज़ा आ गया रायसीना डायलॉग में। और रायसीना डायलॉग बताइए कौन, सॉरी मैं लिखता जा रहा हूँ, कौन कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है? ठीक, ओ से एक संस्था और दूसरा ई से।
तो और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की समीक्षा करी गई कि कैसा प्रोग्रेस चल रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट की जो है नेगोशिएशन पे बात हुई। और एक कमेटी भी बनाई गई है दोनों के बीच में, हाई लेवल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी कमीशन आयोग बनाया गया है, जो पॉलिटिकल लेवल पे ओवरसाइट करेगा भारत और यूरोपियन यूनियन के रिलेशन को, देखेगा कैसा समन्वय है, कोऑर्डिनेशन चल रहा है, ठीक ठीक है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो यहाँ पे आज का हमारा सेशन ख़त्म होता है। जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसका जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं यूपीपीएससी और यूपीएससी के जो इस बार के 2022 के प्रीलिम्स हैं उनके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक, ये स्क्रीन पे आपके जो है मॉड्यूल्स हैं, और कोई डाउट होता है तो 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।